गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। तो आज हम समुच्चय का जो सेकंड पार्ट है उसको लेकर आए हैं 11th मैथमेटिक्स में। तो पहली चीज़ तो अभी कुछ दिन टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारी लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही थी, तो अभी हम ऑफलाइन वीडियोस के माध्यम से आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रहे कि आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, ताकि आपको जो लोग 11th या 12th क्लास में हैं तो उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। और वो कुछ जो लोग ऐसे हैं जो जिनके पास कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस आपके लिए सबसे बेस्ट ऑफर और सबसे फ्री स्टडी मटेरियल जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो भी अच्छी क्वालिटी में हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जो लोग नए जुड़ते हैं हमारे चैनल के साथ उनको सब्सक्राइब जरूर करते जाएं, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो अब हम शुरू करेंगे। तो इसके पहले हमने कुछ बात करी थी समुच्चय की, उसको हम थोड़ा सा आपको डिस्कस कर दें। पहली क्लास में हमने जो समझा था, जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो जाके पहले तो फर्स्ट क्लास जाके देखे, और फिर उसके बाद आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पहले वाली वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पे जाके आपको उसको समझना है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे समुच्चय की। तो समुच्चय आखिर होता क्या है? हमने कहा था सुपरिभाषित, ध्यान रखना, सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को, वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। तो ये तो बात हो गई समुच्चय की बात। अब हमने समुच्चय के कई सारे प्रकारों की बात हमने करी थी, रिक्त समुच्चय है या फिर समान समुच्चय है, ये सब हमने जो है इसके पहली वाली क्लास में। अब हमने इसका जो पहली वाली क्लास में उसको हमने क्या देखा था कि एक तो समुच्चय को निरूपित करने का तरीका समझा था। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं, ध्यान रहना, यहाँ पे समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं। निरूपित, यहाँ पे समुच्चय को दर्शाने के दो तरीके हैं। सबसे पहला हमने यहाँ पे समझा था रोस्टर रूप। कौन सा? रोस्टर रूप। और एक हमने समझा था समुच्चय निर्माण रूप। क्या समझा था? समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप मतलब समुच्चय को हम दो तरीके से निरूपित कर पा रहे थे, एक तो रोस्टर रूप में और एक समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, कल हमने इसकी पहले वाली क्लास में यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। और हमने समझा था रिक्त समुच्चय क्या होते हैं, आपके परिमित समुच्चय क्या होते हैं, अपरिमित। उसको भी मैं थोड़ा सा आपको डिस्कस करता चलूँ कि भाई रिक्त समुच्चय क्या होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रिक्त समुच्चय की, तो रिक्त समुच्चय क्या होगा? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो। ध्यान रहे, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो, खाली हो, अवयवों की संख्या 0 हो, तो ऐसे समुच्चय को हम क्या कह देंगे? रिक्त समुच्चय कह देंगे। ठीक है ना बात? ये हमने यहाँ पे समझ लिया था। अब हम रिक्त समुच्चय से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो कि प्रश्नावली हमारे 1.2 में है, तो इसको समझेंगे। दो से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये क्या होगा? रिक्त समुच्चय होगा। क्योंकि कोई भी, ध्यान रखें, कोई भी संख्या काय से विभाजित नहीं होती है? आपकी 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्या। कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। तो कहने का मतलब ये होगा, अब जब कोई संख्या 2 से विभाजित होती ही नहीं है तो क्या कोई यहाँ पे कुछ आएगा? इसमें नहीं आएगा। इसलिए ये जो समुच्चय हो जाएगा वो क्या होगा? आपका रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है ना? अगर हम बात करें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पे याद रखना सम अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य दो, पहले तो समझ लो भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर मैं बात करूं भाज्य संख्याओं की, तो जो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ध्यान रहे, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हों, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा क्या हो? गुणनखंड हों। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। अब 2 से ज्यादा कौन कौन से समझो यहाँ पे? भाई मैं बात कर रहा हूं काहे से? 2 से ज्यादा गुणनखंड,
2 से ज़्यादा गुणनखंड। अब देखो कोई भी संख्या होती है उसका क्या होता है, एक तो खुद तो गुणनखंड होता ही है और साथ में 1 होता है। किसी भी संख्या में 2 से भी भाग चला जा सकता है और 1 से भी भाग, तो 2 तो गुणनखंड होता ही है, उसके अलावा भी यहाँ पे उसके और भी गुणनखंड हो तो उसको हम कहते हैं भाज्य। और जो केवल क्या हो, अभाज्य, अगर हम बात करें अभाज्य गुणनखंड की, अभाज्य गुणनखंड की मैं बात करूं तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसी संख्याएं या भाज्य संख्याएं अभाज्य गुणनखंड या अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, अभाज्य संख्याओं की बात करूं, अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें खुद से मतलब खुद से विभाजित होती हैं और 1 से होती हैं। जो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से विभाजित होती हैं ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सम अभाज्य संख्याएं तो 2 होता है केवल, ये 2 ऐसी संख्या है कि अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है और सम भी है, इसलिए ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। यहाँ पे आपका समुच्चय में क्या आ जाएगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। जो प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 5 से छोटी है और साथ ही 7 से बड़ी है, साथ ही 7 से क्या है, बड़ी है। तो 5 से बड़ी 7 से x जो है 5 से छोटी, 5 से छोटी और 7 से बड़ी, तो 5 से छोटी, यहाँ पे ध्यान रखना प्राकृतिक है 0, यहाँ हो गया सपोज 5, यहाँ पे क्या हो गया 7, 5 से भी छोटी और 7 से भी छोटी प्राकृतिक संख्याएं, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ ग्रेटर है 6 आ जाएगा यहाँ पे। 5 से बड़ी, 5 से छोटी, एक 7 से बड़ी, तो यहाँ पे 5 से छोटी 7 से बड़ी, मतलब यहाँ पे ये बड़ी छोटी संख्याएं आएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा बेसिकली, ये क्या हो जाएगा रिक्त समुच्चय आपका हो जाएगा। ठीक है, किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, तो ये तो बिल्कुल होता ही नहीं है, उभयनिष्ठ बिंदु यहाँ पे नहीं होगा, ध्यान रखना यहाँ पे उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात, ये आप कर पा रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगला अपन यहाँ पे देखें परिमित और अपरिमित, इसको खैर हमने कल डिस्कस करा हुआ था इस क्लास में, इसको हमने परिमित और अपरिमित, एक परिमित समुच्चय होता है, एक अपरिमित समुच्चय। अगर हम परिमित समुच्चय की बात करें जिसमें फिक्स मान हो, ऐसे समुच्चय जिनमें क्या होते हैं बिल्कुल फिक्स मान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कह देते हैं। क्या कह देते हैं, परिमित समुच्चय। जैसे वर्ष में महीनों का समुच्चय, वर्ष में महीनों का समुच्चय हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ये क्या सा होगा, परिमित होगा। अगर मैं 1 2 3, ये 1 2 3 डैश 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 अगर इन्फिनिटी तक चलता रहे तो ये क्या हो जाएगा आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ध्यान रहे ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें लगातार जो है अवयव आते रहेंगे। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटे कैसे होंगे, परिमित होंगे। ये क्या हो जाएगा आपका, परिमित हो जाएगा। ध्यान रहे ये परिमित समुच्चय में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा आपका परिमित समुच्चय के अंदर आ जाएगा। क्लियर है ना, इतनी बात आप समझ गए होंगे कि कौन सा परिमित होगा कौन सा अपरिमित। जिसमें फिक्स अवयव हो तो वो परिमित होगा और जिसमें फिक्स ना हो तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा। ठीक है ना बात। अब आती बात a बराबर b है या फिर नहीं है। तो देखो जहां जैसे अब a बराबर b क्या होता है भाई, कोई भी समान समुच्चय कब होते हैं, ध्यान रखना समान समुच्चय कब होते हैं, जब उसमें एक में अवयव दूसरे के अवयवों की क्या हो, बराबर हो। पहले में अवयव दूसरे के अवयव के क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, समान समुच्चय। जैसे a b c d d c b a, तो ये क्या है, समान है समुच्चय। कैसे है, समान है, इसलिए समुच्चय को क्या कह देंगे, ये समान समुच्चय होगा। यहाँ पे a बराबर हो जाएगा b के, यहाँ पे a बराबर b के होगा। इतनी बात आपको समझ रहे हैं। यहाँ पे 4 8 12 16, 4 8 12 तो है नहीं है इसमें, यहाँ पे 12 नहीं है, जबकि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 कहीं है नहीं। मतलब यहाँ पे a जो होगा वो बराबर नहीं होगा b के, a बराबर नहीं होगा b के। क्लियर है ना बात, a बराबर नहीं होगा b के। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जैसे मैंने कहा x संख्या 10 का एक गुणज है,
तो 10 15, तो अब 10 का ये क्या है, गुणज है। अब इसमें ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे 15 है, ये भी 25 है, तो ये a बराबर नहीं होगा b के, a बराबर नहीं होगा यहाँ पे b के। इतनी बात समझ रहे हो ना, a बराबर नहीं होगा b के, ये क्लियर होना चाहिए आपको। तो इस तरीके से कौन सा समुच्चय a मैंने यहाँ पे कहा है कि a बराबर होगा या b के नहीं होगा, तो आपको क्या चीज देखनी है वो समझो। यहाँ पे a बराबर b कब होता है, जब a में जो अवयव होंगे वही अवयव किस में होना चाहिए, b में होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा आपका बराबर समान समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समान समुच्चय हो जाएगा। क्लियर है ना। ये कुछ यहाँ पे समान समुच्चय कौन किसके बराबर है ये आपको इसमें बताना है, कौन समुच्चय किसके बराबर है ये थोड़ा सा आपको बताना है। यहाँ पे बताओ a किसके बराबर होगा, ये 2 4 8 12, तो 2 4 8 12 कहीं दिख रहा है नहीं। b किसके बराबर है, 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 के, तो a किसके, जो b है वो किसके बराबर है, d के बराबर है। पहली चीज तो b किसके बराबर है, d के बराबर है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे b किसके बराबर है, d के बराबर है। क्लियर है। अब ये b d के बराबर हो गया, ये कुछ 2 4 8, ये c किसी के बराबर नहीं होगा, ये 0, ये e g के बराबर हो जाएगा। e किसके बराबर हो जाएगा, g के बराबर। कैसे बराबर होगा ये आप समझ रहे हो ना, ये कैसे बराबर होगा, क्योंकि e में -1 है, 1 है, इसमें g में भी 1 है और -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यह बता पाएंगे कि कौन सा समुच्चय किसके बराबर है, तो वो आप क्लियरली यहाँ पे समझ पा रहे हो। कोई यहाँ पे समस्या है क्या, किसी को कोई दिक्कत है। और एक और चीज भाई, आप लोग जो वीडियोस यहाँ तक पहुँच रहे हैं, आप जो लोग भी इन वीडियोस को देख रहे हैं, ऐसे लोगों को शेयर करें जिनको ज़रूरत है, जो 11th 12th में है हिंदी मीडियम में। और अभी तो 11th 12th, अभी हम आगे बात करेंगे 9th की भी और 10th की भी। 9th मैथ्स और 10th मैथ्स हिंदी मीडियम के लिए बहुत जल्दी शुरू होगी, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलेंगे। उपसमुच्चय, ये आज का हमारा टॉपिक है। कल हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे, और अभी ये हमारा आज के लिए टॉपिक रहेगा, क्योंकि इसके बाद ये कुछ घात समुच्चय ही खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम उपसमुच्चय की बात कर लेते हैं। पहले तो उपसमुच्चय क्या होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और इसको ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चंस भी बनते हैं। जैसे मैंने कहा ए एक कोई समुच्चय है, मैंने लिखा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 सपोज। यहाँ पे मैंने एक बी समुच्चय लिया, और बी समुच्चय लिया मैंने 2 4 6। मैंने एक सी समुच्चय लिया, सपोज यहाँ पे 3 4 5, क्या लिया 3 4 5। मैंने एक समुच्चय लिया डी, मैंने एक समुच्चय लिया डी 1 3 5। अब मुझे ये बताओ कि ये जो b है वो उसके जो अवयव आ रहे हैं, b में अवयव जो है 2 4 6, जो 2 4 6 हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं बेटा, ये जो 2 हो गया, एक सेकेंड रुकना, यहाँ से जो यहाँ पे क्या था हमारा 3 था। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, इससे मिलके ये बना है ना b 2 4 6। तो ये जो b होगा वो उपसमुच्चय होगा a का, जो b होगा वो उपसमुच्चय होगा a का। तो उपसमुच्चय कब होता है ये आपको ध्यान रखना है कि जब किसी समुच्चय में से हम उनके अवयवों को निकाल लें और एक नया समुच्चय बना दें। क्या होता है, एक बार फिर से सुने, उपसमुच्चय कब बनता है बेटा, कि किसी समुच्चय A के प्रत्येक अवयव में से अगर हम समुच्चय B के भी सभी अवयव उसमें लें, उसमें हों, तो B जो होगा वो उपसमुच्चय कहलाएगा A का। क्लियर है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिया एक समुच्चय A, एक समुच्चय क्या लिया बेटा मैंने, A लिया। A में क्या अवयव थे, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने यहाँ से क्या किया, कुछ अवयवों को उठाया, मैंने कुछ अवयवों को उठाया और यहाँ पे रख दिया, और मैंने जो अवयव उठा के रखा नया समुच्चय बना, तो वो उस समुच्चय का क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। मतलब B उपसमुच्चय होगा A का, B उपसमुच्चय हो जाएगा A का। इतनी बात आप समझ पा रहे होंगे, B क्या हो जाएगा, A का उपसमुच्चय हो जाएगा। इसी तरीके क्या C होगा उपसमुच्चय, बिल्कुल होगा A का।
और यहाँ पे डी होगा, बिल्कुल होगा, तो डी उपसमुच्चय होगा ए का। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उपसमुच्चय को समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर ए, बी और सी कोई तीन समुच्चय हैं और ए अवयव है बी का, तो बी उपसमुच्चय होगा सी। क्या ये सत्य है? और यदि हाँ तो बताओ उदाहरण दें। तो ये आप इस तरीके से कुछ भी वैसे उदाहरण तीन समुच्चय को ले लेना और उनके तीनों क्या होंगे, समुच्चय होंगे। और ए उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है यहाँ पे, एक्चुअली ये थोड़ा सा सुधार लेना है, ये उपसमुच्चय है। ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है सी का। तो बताइए क्या ए उपसमुच्चय होगा सी का? बिल्कुल होगा। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर समझें, मैंने लिखा यहां पे a बराबर 1 2 3 4 5। अब a किसका उपसमुच्चय था? b का। तो मुझे b लेना होगा। ये अवयव तो लेने ही होंगे, ये वाले अवयव तो मुझे लेने ही होंगे, लेकिन इसके अलावा मान लो मैंने कुछ ही अवयव ले लिए। अब जो b था वो c का भी उपसमुच्चय था। जो b है वो किसका उपसमुच्चय है? c का। तो मैंने यहाँ पे c एक समुच्चय लिया है, एक यहाँ पे c मैंने एक समुच्चय लिया है, वो लिया है सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है ना। यहाँ a किसका उपसमुच्चय है? b का। यहाँ पे जो b है वो किसका उपसमुच्चय है? c का है। तो अब a और c उपसमुच्चय, a क्या है? उपसमुच्चय होगा क्या c का? बिल्कुल होगा यार। आप खुद देखो ना, c में से a क्या अवयव बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 है कि नहीं है? कितने? ये पूरे अवयव इसमें, मतलब जो c होगा वो उपसमुच्चय हो जाएगा ना a का। यही तो मुझे प्रूफ करना था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ पे a जो होगा उपसमुच्चय होगा किसका? c का। क्लियर है ना बात बेटा? कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जरूर, और मैं आपके कमेंट्स का आंसर देने की कोशिश करूंगा अगली वीडियोस में। एक्चुअली ये लाइव सेशन नहीं है हमारा, ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन है। तो आपके कमेंट्स को मैं आपको अगली वीडियो में जो भी समस्याएं आती हैं, जो डाउट्स आते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखा करें, तो उससे हम अगली क्लास में आप उसको कर सकें। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे उपसमुच्चय की। अब लास्ट आज का टॉपिक बचा हुआ है, वो है घात समुच्चय। देखो घात क्या होगा वो ध्यान से सुनते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक समुच्चय लिया, सपोज a बराबर 1 2 3, 1 2 3। ध्यान से सुनना, यहाँ पे कितने समुच्चय बनाए जा सकते हैं? तो एक समुच्चय 1 बनाया जा सकता है, एक 2 बनाया जा सकता है, एक 3 बनाया जा सकता है, और 1 2 बनाया जा सकता है, 2 3 बनाया जा सकता है। अब ध्यान रखना है यहाँ से 2 3, फिर इसके बाद 3, देखो 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, 3 1 हो गया, 1 2 3 हो गया, 1 2 3 हो गया, और एक 5 हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। एक बात याद रखना है, ये दोनों मैंने जो लास्ट में इसको अंडरलाइन करके रखा हुआ है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको, हाँ यहाँ पे क्या था ये, एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ। 1 2 3, ठीक है, और एक मैंने 5 लिखा था। अब ध्यान से इसको सुनो, ये कभी भी, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार क्वेश्चन बनता है। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। कैसा? ध्यान रखना कि कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है। मतलब यहाँ पे एक समुच्चय मैंने लिया था 1 2 3, तो यहाँ पे ये 1 2 3 खुद का उपसमुच्चय होगा। मतलब कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय भी खुद का समुच्चय होता है। अब इसमें, अब मैं बात किसकी कर रहा था? घात समुच्चय की, पावर सेट की। तो ए कोई उपसमुच्चयों का संग्रह, ए की घात समुच्चय को कहते हैं, जो पीए से निरूपित करते हैं। और प्रत्येक पीए का प्रत्येक अवयव एक समुच्चय होता है। तो इसको सबको हम कैसे यहाँ पर निरूपित कर देंगे? पीए से, जो कि यहाँ पे 1 2 3 सबका एक हम समुच्चय ले लेंगे, तो उसको हम घात समुच्चय, पावर सेट कह देते हैं। और ये होता कितना है? अगर मैं इसकी बात करूं कि कितने समुच्चय बनेंगे, तो 2 की घात n, कहिए 2 की घात n। मतलब यानी यहाँ पे क्या है?
n अवयवों की संख्या है। n क्या है यहाँ पे? अवयवों की संख्या है। 1 2 3 4 कितने अवयव हैं? उन अवयवों की यहाँ पे संख्या है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे 2 के ऊपर 3 की घात, तो यहाँ से कितना 2 दूनी 4 दूनी 8। तो कुल कितने यहाँ पे समुच्चय बन जाएंगे? यहाँ पे कुल कितने समुच्चय हो जाएंगे? 8 यहाँ पे समुच्चय हो जाएंगे। कोई समस्या है क्या? कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? कोई परेशानी? नहीं। चलिए, तो आज के लिए हमारे लिए इतना ही, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को कल हम डिस्कस करेंगे। आज हमारी टाइपिंग में थोड़ा सा टाइप नहीं हो पाए हैं क्वेश्चन, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। और जो भी डाउट्स रहते हैं जो भी आपको, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो कल मिलते हैं अपन इसके आगे की सीरीज़ को लेते हुए। थैंक यू।